जब भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस का एलसीएम पूछा जाए, सबसे पहले आप इसको इसके फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ये आप लिखेंगे 2.5 को क्या लिख सकते हैं, 25/10। भाई आप पॉइंट रिमूव करेंगे तो अपॉन 10 आएगा। एंड ये लिखा जा सकता है 5/10। एंड ये लिखा जा सकता है 175/1000। जब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे तो बच्चों इनका एलसीएम निकालना काफ़ी आसान होता है। हमारे पास जब भी फ्रैक्शन दिया जाता है, फ्रैक्शन का जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो एलसीएम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, यहां तक सबको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर कौन है बच्चों, न्यूमरेटर है हमारे पास 25, 5 एंड 175, ठीक है। अब इसका एलसीएम आप कैसे निकालेंगे, देखो आप फैक्टराइजेशन मेथड से लगा सकते हैं। सबसे पहले तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम निकाल सकते हैं 175। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है जो इसको तीनों को डिवाइड कर दे या किसी एक को डिवाइड करता है, वो होगा 5। तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25, ठीक है। इसके बाद फिर से इसको 5 से डिवाइड किया जा सकता है, तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7। और इसके बाद बच्चों यहाँ तो 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। इसके बाद बच्चों इसको 7 डिवाइड कर सकता है बस, ठीक है, क्योंकि ये नंबर 7 है तो 7 लिखना पड़ेगा। अब क्या होगा इसका एलसीएम, एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 5 × 5 × 7, दैट इज 175, ठीक है, दैट इज 175। इसके बाद बच्चों हम इसके डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ये हो जाएगा 175। इसके बाद आएगा HCF ऑफ 10, 10 एंड 1000। अब बच्चों HCF क्या होगा, हम HCF को क्या मानते हैं, HCF वो नंबर होता है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। इन तीनों को कौन डिवाइड कर सकता है, वो हो जाएगा 10। तो बच्चों इसका जो अब आंसर आने वाला है LCM ऑफ किनका, इनका 25/10, 5/10 एंड 175/1000 का जो एलसीएम मिलेगा वो मिलेगा बच्चों इनका एलसीएम अपॉन एचसीएफ, यानी कि 175/10 इज इक्वल टू 17.5। दिस इज द एलसीएम, दिस इज द अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में आने की, बोर्ड एग्जाम में आने की जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अक्सर बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जैसे कि 6 पावर n हो गया, 4 पावर n हो गया, 7 पावर n हो गया, 5 पावर n हो गया। और पूछा जाता है क्या ये एंड विद जीरो, यानी कि क्या डिजिट इनके लास्ट में जीरो आ सकती है, क्या इनके एंड में जीरो आ सकता है, अगर मैं इसको पूरा ओपन कर दूं तो क्या जीरो आ सकता है। तो ध्यान से सुनने वाली बात है, क्या मतलब है, जैसे मैं लिखूं 350 तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, जीरो, यानी कि ये एंड कहाँ पे हो रहा है, जीरो पर। जैसे मैं लिख दूं 7 5 2 1 0 तो ये भी कहाँ एंड हो रहा है, जीरो पर, ठीक है। तो यहाँ एक कॉमन सी बात ये है कि बच्चों हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते थे 35 × 10, और इस बात को हम ये भी लिख सकते हैं 35 × 2 × 5, ठीक है। और इसको भी हम ऐसे ही कुछ लिखते 7 5 2 1 × 2 × 5, ठीक है बच्चों। अब यहाँ एक बात आ रही है कि कम से कम जीरो आने के लिए हमें 2 और 5 दोनों चाहिए, ठीक है। जब तक हमें 2 और 5 दोनों नहीं मिल जाते, 2 एंड 5 दोनों नहीं मिल जाते, तब तक एंड में जीरो आना पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये सबसे पहले चेक करना होगा कि हमारे पास जो नंबर है उसके प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। अगर 2 एंड 5 मिल जाते हैं तो ये हमारा एंड विद जीरो होगा, वरना नहीं होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे 6 पावर n एंड इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2 पावर n, और यहां लिखा जा सकता है 3 पावर n × 2 पावर n,
ठीक है बच्चों, यहां तक बात आ गई होगी समझ में। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 पावर n या m, ठीक है, एंड 5 पावर n should be the factor of any number should be should be the factor of any number to end with 0 but 6 power n have not prime factor as 2 power m into 5 power n such that m and n belongs to natural number. Hence 6 power n does not end with 0। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की चांस है इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में आ सकता है। इज 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 अ कंपोजिट नंबर और नॉट। ठीक है, ये चेक करना है हमको। तो सबसे पहले देखो यहां पर ये सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे और ये भी प्राइम नंबर होगा। ठीक है, अब इन सारे प्राइम नंबर्स में आप ये चीज देखें कि क्या प्लस माइनस के लेफ्ट राइट में कोई कॉमन नंबर है। अगर कॉमन नंबर है उसको कॉमन ले लो। ठीक है, अब जब कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, जब कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 5 इंटू 11 प्लस 1 और ये लिखेंगे आप 13 इंटू, देखो ये क्या है, 2 इंटू 5 10 110 और 110 प्लस 1 कितना हो जाएगा 111, है ना। तो यहां पर हम देखें 13 इंटू 111, एक फैक्टर तो ये होगा, एक फैक्टर ये हो गया 111, साथ ही साथ इसका एक फैक्टर 1 भी हो सकता है। तो ये जो नंबर है हमें गिवन नंबर है, इसके मोर देन 2 फैक्टर है ना। कितने हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो हम कहेंगे 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हैज मोर देन 2 factors, hence it is a composite number. ठीक है, it is a composite number. Prove that root 3 is an irrational number. देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमें अक्सर एग्जाम में मिलता है, हर एक एग्जाम में मिल रहा है। कन्फर्म है रूट 3 रूट 5 रूट 7 कन्फर्म है, रूट 2, ऐसे क्वेश्चन हमें आने ही आने हैं एग्जाम में, इसलिए हमें पढ़ना भी है, कैसे भी करके रटना है एक किस्म का। अगर हमने इनको रट लिया, इनको समझ लिया, इसकी जो लाइन होती है, इसकी जो थ्योरी है वो अगर हमने समझ ली तो हमें 100% कल ये क्वेश्चन बन जाएगा। कल हमारा एग्जाम है तो कल तो 100% बन ही जाएगा। ठीक है, तो क्या करना होगा, सबसे पहले assume that root 3 is a rational number in the form of P upon Q such that P and Q are co-prime number and Q does not equal 0। अच्छा, co-prime number का क्या मतलब होता है, वो नंबर जिनका HCF 1 होता है, वो नंबर जिनका SCF 1 होता है, वो होते हैं हमारे को-प्राइम नंबर। कौन होते हैं, जिनका SCF 1 होता है, कॉमन फैक्टर 1 होता है। कॉमन फैक्टर मतलब 1 के अलावा उनको कोई डिवाइड ही नहीं कर सकता, उनका कॉमन, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। अगर दोनों का कॉमन फैक्टर डिफरेंट आ जाए, 1 के अलावा कुछ और आ जाए, तो फिर वो को प्राइम नहीं है। हमने उनको को प्राइम एज्यूम कर लिया। क्या कर लिया,
एज्यूम कर लिया। अच्छा, Q डज नॉट इक्वल 0 क्यों कर दिया? क्योंकि P अपॉन Q है, P अपॉन Q है, फ्रैक्शन फॉर्म में Q अगर 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो नॉट डिफाइन ना रहे इसलिए Q डज नॉट इक्वल 0 लिखा। ठीक है बेटा, बात आ गई समझ में सबको? सबसे पहले क्या करना होगा, √3 को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, गेट लगा देना जरा, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख देंगे। इसके बाद क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, और ये हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। क्या हो जाएगा? P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। इसके बाद बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P स्क्वायर इक्वल 3Q स्क्वायर मिलेगा। अब ये बात हमें समझनी होगी कि यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ लाइन लिखी जाती है उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये जो 3 है ना, ये 3P स्क्वायर को P को कैसे डिवाइड कर सकता है, यहाँ कंफ्यूजन पैदा होता है, सबके साथ होता है। तो मैं अक्सर एक एग्जाम्पल लेता हूं कि आप 5 इंटू 20 लिखिएगा और ये लिखिएगा 100। ठीक है, 100 का मतलब होता है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 20। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 5 जो है वो 100 को डिवाइड कर सकता है, यस और नो? मतलब 5 एंड 20 दोनों ही 100 का क्या है? फैक्टर है। 5 जो है और 20 जो है वो दोनों ही 100 का क्या है? फैक्टर है। हम ये भी कह सकते हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10 स्क्वायर। 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10 स्क्वायर। 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10 स्क्वायर। ठीक है, तो 5 10 का भी फैक्टर है। 5 अगर 10 स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 10 का भी फैक्टर है, 10 का भी फैक्टर। इस बात को समझना, अगर 5 10 स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 10 को भी डिवाइड कर सकता है। अब मैं यहां ध्यान से सुनूं, मैं यहां 10 ना लिख के P लिख दूं और यहां 20 ना लिख के Q स्क्वायर लिख दूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 5 जो है वो P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P को भी डिवाइड करेगा? ठीक है, सो यहां पर जो है ना 3 जो है ना इसका P स्क्वायर का कॉमन फैक्टर होगा, है ना? सो 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 3 इज फैक्टर ऑफ P स्क्वायर एज वेल एज P ऑल्सो। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? अब ध्यान से सुनना, 3 अगर P का फैक्टर है, कॉमन P को डिवाइड कर सकता है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम ये भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 3 इंटू एम। ठीक है, अब उठा के क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दिख रही ना, ये जो वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। 3m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 9m स्क्वायर और ये हो जाएगा 3Q स्क्वायर। 3 से ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आएगा 3, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर इक्वल 3m स्क्वायर। तो यही कंडीशन तो यहाँ थी, नहीं थी? यही कंडीशन तो यहाँ थी कि 3 जो है वो P स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो यहाँ भी यही कंडीशन है कि 3 जो है वो Q स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है ना? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सो 3 इज फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर एज वेल एज Q ऑल्सो। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? अब यहाँ एक देखो, यहाँ एक काम आ गया, एक पार्ट हमें पता चल गया कि यार 3 जो है ना वो P को डिवाइड कर सकता है ना? और 3 जो है वो Q को भी डिवाइड कर सकता है, दोनों को डिवाइड कर सकता है ना? 3 किन को डिवाइड कर सकता है? P को भी कर सकता है और Q को भी। इसका मतलब ये कॉमन फैक्टर है दोनों का। और हमने ये क्या बताया था यहाँ पर, को प्राइम, ये क्या बताया था? को प्राइम का मतलब क्या होता है कि 1 के अलावा कोई और नहीं कर सकता, और प्रूफ क्या हो गया कि 3 कर सकता है। और होना क्या चाहिए? 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ आना ही नहीं चाहिए। बोलो, 1 के अलावा कुछ आना चाहिए क्या बेटा? और जब नहीं आना चाहिए तो इसका मतलब है कि ये हमसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है या हमने गलत एज्यूम कर लिया। मिस्टेक नहीं हुई, हमने गलत एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम कर लिया? कि ये दोनों, ये जो नंबर है ना √3, ये एक रेशनल नंबर है, ये गलत एज्यूम कर लिया क्योंकि यहां कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हमने जो एज्यूम किया था को प्राइम, और आया क्या 3, उसका फैक्टर आ गया कॉमन। इसका मतलब यहां क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, there is a contradiction created, so our assumption is wrong, our assumption is wrong।
बात आ रही समझ में? आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अब हमारा अजम्पशन तो रॉन्ग हो गया। क्या अजम्पशन रॉन्ग हो गया? √3 रेशनल नंबर है ना? अगर √3 इरेशनल नहीं है तो फिर कौन है? रियल नंबर। दो ही नंबर से तो मिलके बना है, या तो रेशनल या इरेशनल। अब वो रेशनल नहीं है तो क्या है? तो हम लिखेंगे हेंस √3 इज अ इरेशनल नंबर, या इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। ये बात आ गई होगी समझ में, ठीक है?